गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 13 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी है, ये सक्रिय हो गया है। ये ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप है ये यूएस का 50वां प्रांत है और एक किलाउआ ज्वालामुखी है ये जो प्रशांत महासागर है यहां स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी है ये भी हवाई द्वीप पे स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉकलैंड आइलैंड है, इस पर यूके का अधिकार है और ज्योग्राफी की दृष्टि से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहां पर ये फॉकलैंड आइलैंड स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एटना विसुअस ज्वालामुखी है ये इटली में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्राकातोआ ज्वालामुखी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में स्थित है। किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में स्थित है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। तो ये सारे ज्वालामुखी आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये 12 सितंबर को मनाया गया है। ये दिवस है जो यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें जो दक्षिण दक्षिण का अर्थ है, इसमें जो दक्षिण दक्षिण का अर्थ है जो विकासशील देशों के मध्य में सहयोग इसका अर्थ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। 23 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है, इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है जो सेलिब्रेट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल, ये आपको ध्यान रखनी है। और 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता है जो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर रामसर कन्वेंशन होता है, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो किस राज्य में है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल के बारे में बात करें तो पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 22 मई के बारे में बात करें तो जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और पहली बार जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था ये 1989 में मनाया गया था। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये मनाया जाता है, बिकॉज 7 सितंबर को जो इंटरपोल है इसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं और इंटरपोल की स्थापना है जो 7 सितंबर 1923 को होती है, इसलिए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये मनाने की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर को विश्व वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 16 जनवरी के बारे में बात करें तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण दिवस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में FIBA विश्व कप 2023 जो कि बास्केटबॉल का विश्व कप है, इसकी मेजबानी है जो फिलीपींस के द्वारा की गई है। और इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो जर्मनी के द्वारा इसे पहली बार जीता गया है। यह 19वें क्रम का विश्व कप का आयोजन हुआ है और इसकी उपविजेता है जो सर्बिया है, जो इसका उपविजेता रहा है। जो फाइनल मैच का आयोजन है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो इसमें फाइनल मैच का आयोजन हुआ है। टोटल 32 टीमों के द्वारा इस विश्व कप में भाग लिया गया है और इस FIBA विश्व कप 2023 का जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहा है वो डेनिस शोडर रहा है, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इस FIBA विश्व कप की जो विजेता टीम है ये जर्मनी है और उपविजेता है जो सर्बिया है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन है जो पहली बार इसका आयोजन किया गया था और इसका पहली बार जो आयोजन है ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और इस फर्स्ट संस्करण की जो विजेता टीम रही है वो इंडिया है, जो इसका विजेता टीम रहा है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रहा है। भारतीय अंडर 19 महिला T20 की जो कप्तान रही थी वो शेफाली वर्मा रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन है जो ओडिशा के राउरकेला नामक स्थान पर बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी विजेता टीम है जो जर्मनी रही है और उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम है जो इसमें उपविजेता रहा है। 9वें फीफा महिला विश्व कप का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होता है और इसकी विजेता टीम है जो स्पेन रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रहा है। और 22वें पुरुष फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो आयोजन है जो कतर में हुआ था। और विजेता टीम के बारे में बात करें तो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम थी वो अर्जेंटीना थी। और उपविजेता के बारे में बात करें तो फ्रांस है जो उसमें उपविजेता रहा था। विश्व का काला प्रदेश है ये रूर क्षेत्र को कहा जाता है जो कि जर्मनी में स्थित है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत का जो रूर क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके है ये उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। उत्तर कोरिया के कमांडर हीरो के नाम पर इसका नाम है जो रखा गया है। और भारत की स्वदेशी परमाणु जो पनडुब्बी है वो INS अरिहंत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। खैबर मिसाइल फतेह मिसाइल का हाल ही में अनावरण है जो ईरान के द्वारा किया गया था। INS वागीर है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 5वीं पनडुब्बी थी और जो हाल ही में 6ठी पनडुब्बी बनाई गई है वो INS वागसीर है। INS अरनाला के बारे में बात करें तो ये एंटी सबमरीन शिप है और इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया था। प्रबल है जो एक लंबी दूरी की रिवॉल्वर है जिसे कानपुर में निर्माण किया गया था। INS महेंद्रगिरी के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित ये 7वां जहाज है और इसे हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6ठा जहाज कौन सा है और उसे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको 6ठे जहाज का नाम बताना है कि जो प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 6ठा जहाज कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक सहयोग के लिए जो समझौता ज्ञापन किया है ये सिंगापुर के जो मुख्य न्यायालय है इसके साथ में किया है। तो सिंगापुर का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके साथ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समझौता है जो किया है। जो सिंगापुर का मुख्य न्यायाधीश है ये सुंदरेश मेनन है। सुंदरेश मेनन है ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो DY चंद्रचूड़ है जो भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है और 1935 में का अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है यह 28 जनवरी 1950 को अपना कार्य प्रारंभ करती है और उस समय इसमें 7+1 न्यायाधीश थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और पहले जो CJI थे, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया है, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कुछ और पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 129 में है कि सुप्रीम कोर्ट है जो एक अभिलेख न्यायालय है। राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, तो ये आर्टिकल 143 में है। सुप्रीम कोर्ट है जो रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत है जो रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट है जो मौलिक अधिकार के हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत है जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट है ये जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसे शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसे हटाने का अधिकार है जो केवल संसद के पास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट है जो अपने निर्णय पर रिव्यू कर सकता है, यह आर्टिकल 137 में उल्लेख किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। हमने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 129 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस पर जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है सुंदरेश मेनन है, ये चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं। ई प्रवेश पास के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम ऐप है, यह लॉन्च किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा है, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO और किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन है, ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका शुभारंभ है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री है ये नरेंद्र सिंह तोमर है। यदि FAO के बारे में बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और FAO का जो हेडक्वार्टर है यह रोम इटली में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूरिया गोल्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सीकर से लॉन्च किया गया था। जो यूरिया गोल्ड है ये मिट्टी में सल्फर की जो कमी है इसको दूर करता है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन है जो हाल ही में मुंबई में किया गया है। HD 3385 है, ये हाल ही में गेहूं की नई किस्म है जो विकसित की गई है। और मोटे अनाज का जो उत्कृष्टता केंद्र है ये हाल ही में हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो ये सारे ललन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है इसका शुभारंभ है जो भारत के द्वारा ब्रिटेन के साथ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इस नाम से ध्यान रखना, IUKIFB मतलब इंडिया UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज, तो इस नाम से आपको ये पूरा है जो ध्यान रह जाएगा। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भारत में बुनियादी जो संरचना है इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। लंदन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर करना है जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। अजय वॉरियर कोकण और इंद्रधनुष अभ्यास है ये भारत और UK के मध्य में आयोजित होते हैं। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है ये क्रोएशिया है जो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश है। हाल ही में UK का जो शहर है बर्मिंघम ये दिवालिया घोषित हो चुका है। तो दिवालिया ये बर्मिंघम है, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। ऑपरेशन गोल्डन आर्म है, इसका संबंध है जो UK का किंग चार्ल्स III है, इसकी ताजपोशी का संबंध है जो ऑपरेशन गोल्डन आर्म के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें जो मुआवजा राशि है मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए और घायल होने पर 4 से 6 लाख रुपए की राशि है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तहसीन पूनावाला केस में कहा गया था कि जो पीड़ित परिवार है उनको
मुआवजा है जो दिया जाएगा, मतलब जो मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा है वो दिया जाएगा। ये तहसीन पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मॉब लिंचिंग है इसके लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है वो राजस्थान है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसका आयोजन है जो इंदौर में होता है और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है शिरकत करते हैं। हाल ही में सबसे स्वच्छ वायु शहर है ये इनकी रिपोर्ट है जो आई है, तो इसमें 10 लाख से प्लस आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर और आगरा है। सौर शहर है, भारत का जो पहला सौर शहर है ये सांची है और सांची है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनिटी मॉल है, इसे उज्जैन में खोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है इनके द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है ये भी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के जो प्रमुख है इनकी 19वीं बैठक का आयोजन है जो इस्तांबुल में किया गया है। इस्तांबुल है जो कि एक तुर्की का शहर है और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो राजीव पॉल के द्वारा भाग लिया गया है जो कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। 2022 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की जो बैठक है इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त है, ये भारत सरकार के द्वारा तुर्की और सीरिया में भूकंप राहत कार्यों के लिए चलाया गया था। जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो इसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त है जो चलाया गया था। एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार है ये तुर्की में स्थित है। वोन गोलू झील है ये तुर्की में स्थित है, इसकी लवणता है जो सर्वाधिक है। यूरोप का मरीज है ये तुर्की में है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया है? तो हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से मौत के कारण अलर्ट है जो जारी किया गया है। निपाह वायरस की शुरुआत है 1998 में मलेशिया के निपाह नामक स्थान से होती है, इसलिए इसका नाम है जो निपाह रखा गया है। निपाह है एक जूनोटिक बीमारी है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पिरोला वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन का उत्परिवर्तित वेरिएंट है। H1N1 है जो स्वाइन फ्लू से संबंधित है। H5N1 है जो बर्ड फ्लू से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया है, पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। रेबीज रोग है, इसमें पानी से डर लगता है और रेबीज रोग का जो वाहक है वो रैप्डो वायरस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब है जो किसने जीता है? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब है ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है और महिला वर्ग का जो खिताब है ये कोको गाफ के द्वारा जीता गया है। कोको गाफ का ये पहला ग्रैंड स्लैम है और ये यूएसए की 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित मराकेच शहर कहाँ स्थित है? जो मराकेच शहर है ये मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है ये मुंबई में आयोजित होगा और इसकी जो थीम थी वो विजन 2023 स्पाइसेज इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है ये लद्दाख के न्योमा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो अमेरिका का जो लुइसविले शहर है इसके द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए जो जैविक विज्ञान की श्रेणी में चुना गया है वो डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मदिका सुब्बा रेड्डी है, इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है?
तो इस रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान है ये स्विट्जरलैंड को मिला है और इसमें जो भारत का स्थान है वो 30वां है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है। तो हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। जो शीर्ष 3 स्थान है 10 लाख से अधिक आबादी में, तो ये इंदौर, आगरा और थाने हैं। और 3 लाख से 10 लाख की आबादी में जो शीर्ष राज्य है, शीर्ष शहर है, वो अमरावती है जो कि महाराष्ट्र में है, मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 3 लाख से कम आबादी में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो परवाणु है जो कि हिमाचल प्रदेश का शहर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो बंगस वैली फेस्टिवल है ये हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, भूटान में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है। तो इसका उपविजेता तो बांग्लादेश है और विजेता के बारे में बात करें तो भारत है जो इसमें विजेता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।